नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी पर आईना सच का। आज हमारे पास एक ऐसी खबर है जो भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के भविष्य को पूरी तरह से बदल सकती है। अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ने आखिरकार भारत में अपना पहला सुपर चार्जिंग स्टेशन लॉन्च कर दिया है। ये कोई आम चार्जिंग स्टेशन नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्टेशन है जहां आपकी गाड़ी मिनटों में चार्ज होकर सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए तैयार हो जाएगी। आज हम इसी खबर पर पूरी डिटेल के साथ पड़ताल करेंगे, इसकी टेक्नोलॉजी समझेंगे और यह भी जानेंगे कि इसका खर्च क्या होगा। और फिर हम एक बेहद ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करेंगे, जिसका सीधा संबंध हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से है। भारतीय सेना ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान और पीओके में मौजूद कई आतंकी कैंपों को ध्वस्त कर दिया था। लेकिन अब जो खुफिया जानकारी सामने आई है वह बेहद चिंताजनक है। फिर हमारे पास एक बहुत ही खास खबर है जो उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों, खासकर हमारी माताओं और बहनों के लिए बेहद राहत भरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के मौके पर एक बड़ा ऐलान किया है। यह सिर्फ एक घोषणा नहीं है, बल्कि एक विस्तृत योजना का हिस्सा है, जिसकी समीक्षा मुख्यमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक में की है। और फिर उत्तर प्रदेश में इस समय एक बड़ी प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में गंगा, यमुना और अन्य नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और अब तक 17 जिलों के 402 गांव इसकी चपेट में आ चुके हैं। यह स्थिति काफी गंभीर है और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस संकट की कमान संभाली है और अब उन्होंने अपने 11 मंत्रियों को सीधे ग्राउंड जीरो पर भेजा है। अब हम आपको बताते हैं कि टेस्ला ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी बीकेसी में अपने पहले शोरूम के बाद अब अपना पहला सुपर चार्जिंग स्टेशन भी शुरू कर दिया है। यह भारत का पहला ऐसा स्टेशन है। इस स्टेशन पर 2 तरह के चार्जर लगाए जाएंगे। ये 250 केवी की क्षमता वाले डीसी फास्ट चार्जर हैं, जो बेहद कम समय में कार को चार्ज कर देते हैं। इनकी संख्या 4 है और 11 केडब्ल्यू की क्षमता वाले एसी चार्जर हैं, जो सामान्य चार्जिंग के लिए हैं। इनकी संख्या भी 4 है। अब बात करते हैं सबसे बड़े दावे की। टेस्ला का कहना है कि सिर्फ 14 मिनट की चार्जिंग में आपकी गाड़ी लगभग 300 किलोमीटर तक की रेंज पा सकती है। आप कल्पना कीजिए, कहीं सफर पर जा रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक में आपकी गाड़ी चार्ज हो जाएगी और आप फिर से अपनी यात्रा शुरू कर पाएंगे। अक्सर लोग सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ी को चार्ज कराने का खर्च पेट्रोल डीजल के मुकाबले कितना होगा। टेस्ला ने इस सवाल का भी जवाब दे दिया है। सुपर चार्जर 24 रुपए प्रति किलोवाट घंटा, डेस्टिनेशन चार्जर 14 रुपए प्रति किलोवाट घंटा। अब आप अपने मोबाइल पर टेस्ला ऐप के जरिए चार्जिंग एक्सेस, पेमेंट और चार्जिंग की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। यह ऐप आपको यह भी बताएगा कि कौन सा चार्जिंग स्टॉल खाली है, जिससे आपका समय बचेगा। टेस्ला सिर्फ मुंबई में रुकने वाली नहीं है। कंपनी की योजना इस साल की सितंबर तिमाही तक लोअर परेल, ठाणे और नवी मुंबई में 3 और चार्जिंग स्टेशन खोलने की है। इससे यह साफ है कि टेस्ला भारत में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब बात करते हैं उस गाड़ी की जिसके लिए यह स्टेशन बनाया गया है। टेस्ला मॉडल YI इस गाड़ी को बीते 15 जुलाई को भारत में लॉन्च किया गया था, जिसकी शुरुआती कीमत 59.89 लाख रुपए है। वहीं टेस्ला मॉडल Y 2 बैटरी पैक के साथ आती है। यह एक बार की चार्जिंग में 500 किलोमीटर तक की रेंज देती है। टेस्ला का दावा है कि इसका रियर व्हील ड्राइव वर्जन 5.9 सेकेंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है, जबकि लॉन्ग रेंज वर्जन सिर्फ 5.6 सेकेंड की यह दूरी तय कर लेता है। तो यह थी भारत में टेस्ला के सुपर चार्जिंग स्टेशन के लॉन्च से जुड़ी पूरी जानकारी। यह निश्चित रूप से भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा बदलाव है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि टेस्ला अपनी कारों और चार्जिंग नेटवर्क को पूरे देश में कितनी जल्दी फैला पाती है। और अब बात करते हैं कि कैसे पाकिस्तान अपनी पुरानी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है।
और कैसे उसने 90 दिनों के अंदर ही आतंकी कैंप बनाना शुरू कर दिया है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सख्त कदम उठाते हुए 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। इस ऑपरेशन में हमने पीओके और पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के 9 बड़े कैंपों को निशाना बनाया था। इसमें जैश का बहावलपुर मुख्यालय और लश्कर का मुरीद कैंप भी शामिल था। इस कार्रवाई में लगभग 100 आतंकवादी मारे गए थे और हमें लगा था कि पाकिस्तान को एक बड़ा सबक मिल गया है। लेकिन हालिया खुफिया रिपोर्ट्स ने एक और खतरे की घंटी बजा दी है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में ध्वस्त किए गए कैंपों को फिर से बनाना शुरू कर दिया है। पिछले 90 दिनों में उसने पीओके में 15 नए आतंकी कैंप और लॉन्च पैड स्थापित किए हैं। पाकिस्तान अब अपनी पुरानी गलतियों से सीख रहा है और एक नई और ज्यादा खतरनाक रणनीति अपना रहा है। पहले एक कैंप में 100 से 150 आतंकवादी होते थे जो भारतीय सेना के लिए आसान निशाना बन जाते थे। अब पाकिस्तान हर कैंप में सिर्फ 20 से 25 आतंकियों को रख रहा है ताकि एक बड़े हमले से बचा जा सके। इन कैंपों को घने जंगलों में बनाया जा रहा है जिससे भारतीय सेना की निगरानी से बचा जा सके। आतंकवादी अब ड्रोन, रडार, कैमोफ्लेज और सैटेलाइट मास्किंग जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो। महिलाओं और बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सबसे चौंकाने वाली बात है कि आतंकवादी अपने कैंपों में महिलाओं और बच्चों को शील्ड के तौर पर रख रहे हैं जिससे भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई करने में सावधानी बरते। आतंकियों को अब ड्रोन और जासूसी उपकरणों को ऑपरेट करने की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। ये सभी बदलाव बताते हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पूरी तरह से आतंकियों को सहयोग दे रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार आईएसआई ने इन कैंपों के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग भी की है। इस नई रणनीति से भारत के लिए कई खतरे पैदा हो सकते हैं। इन कैंपों से जम्मू कश्मीर में फिर से घुसपैठ और आतंकी हमलों का खतरा बढ़ सकता है। ड्रोन और कैमोफ्लेज की वजह से हमारी सेना को निगरानी में दिक्कतें आ सकती हैं। अगर भारत ने जवाबी कार्रवाई की तो दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। भारत ने अपनी नीति साफ कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने स्पष्ट कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा और अगर पाकिस्तान ने अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारी सेना को ड्रोन और सैटेलाइट के जरिए इन कैंपों पर और ज्यादा कड़ी नजर रखनी होगी। जम्मू कश्मीर और पीओके की सीमा पर सुरक्षा और सख्त करनी होगी। भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, हमें अपने स्थानीय लोगों को इन आतंकी साजिशों के बारे में जागरूक करना होगा। अच्छी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के लोग अब आतंकवाद के साथ जुड़ने से कतरा रहे हैं, जो एक सकारात्मक बदलाव है। यह साफ है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, लेकिन भारत भी कमजोर नहीं है। हमारी सेना और हमारी सरकार हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। यह एक लंबी लड़ाई है और हमें सतर्क रहना होगा। तो चलिए अब जानते हैं इस खास तोहफे के बारे में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर हुई एक बैठक में यह निर्देश दिए हैं कि रक्षाबंधन के पर्व पर महिलाओं को राज्य परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाए। यह सुविधा 8 अगस्त की सुबह 6 बजे से शुरू होकर 10 अगस्त की रात 12 बजे तक जारी रहेगी। इस दौरान यूपीएसआरटीसी यानी उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और नगरीय बस सेवा की सभी बसें महिलाओं के लिए मुफ्त होंगी। यह फैसला मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण बैठक में लिया, जिसमें राज्य के सभी कमिश्नर, जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों के साथ साथ प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल थे। इस बैठक में सिर्फ मुफ्त यात्रा की बात नहीं हुई, बल्कि और भी कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, जैसे बाढ़ राहत कर। सीएम ने
बाढ़ प्रभावित जिलों के अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष इंतजाम करने, दूध, भोजन, पानी और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। त्योहारों की तैयारी को लेकर भी बैठक हुई। जन्माष्टमी को लेकर भी सीएम ने खास निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को मंदिरों में सुरक्षा, साफ सफाई और भीड़ नियंत्रण के कड़े इंतजाम करने के लिए कहा है। इसके साथ ही लाउड स्पीकर की आवाज तय मानकों के भीतर ही रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। इस बैठक का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा हर घर तिरंगा अभियान था। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर साल पूरे प्रदेश में 4 करोड़ 60 लाख तिरंगे फहराए जाने हैं। उन्होंने बताया कि 2 से 8 अगस्त तक तिरंगा बनाने का काम पूरा किया जाएगा। 9 से 12 अगस्त तक तिरंगा यात्रा, महोत्सव और मेला आयोजित होंगे। 13 से 15 अगस्त तक सभी घरों और सरकारी इमारतों पर तिरंगा फहराया जाएगा। पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में ड्रोन से अफवाह फैलाने की खबरों पर सीएम योगी ने कड़ी चिंता जताई। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को अनाधिकृत ड्रोन चलाने वालों पर कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि अब तक 17 मुकदमे दर्ज कर 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर किसी अफवाह के कारण कोई अप्रिय घटना होती है तो थाना अध्यक्ष से लेकर जिलाधिकारी तक जिम्मेदार होंगे। इस बैठक में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। सीएम ने बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए स्कूलों की पेयरिंग मानकों के अनुरूप करने और बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा न आने देने का निर्देश दिया है। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। किसानों को उनकी जरूरतों के हिसाब से सही दाम पर खाद उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि उन्हें किसी तरह की किल्लत का सामना न करना पड़े। यह साफ है कि यह बैठक सिर्फ मुफ्त बस सेवा के ऐलान तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा और निर्णय लिए गए जो प्रदेश की जनता से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। और अब बात करते हैं यूपी के 17 जिले इस समय बाढ़ की मार झेल रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इसमें कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, आगरा, औरैया, चित्रकूट, बलिया, बांदा, गाजीपुर, मिर्जापुर, प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, जालौन, कानपुर देहात, हमीरपुर, इटावा और फतेहपुर जैसे जिले शामिल हैं। इन जिलों की 37 तहसीलों के 402 गांव पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। यह सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि हजारों लोगों के विस्थापन और उनकी जिंदगी पर आए संकट की कहानी है। अब तक 84,392 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 47,906 लोगों तक राहत सहायता पहुंचाई जा चुकी है। 343 मकानों को नुकसान पहुंचा है और 4,015 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि जलमग्न हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केवल लखनऊ से मॉनिटरिंग करने के बजाय अपने मंत्रियों को सीधे प्रभावित इलाकों में भेजा है। यह दिखाता है कि सरकार इस संकट को कितनी गंभीरता से ले रही है। 11 मंत्रियों को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि राहत कार्य और तेजी से हो सके। अब वो 11 मंत्री कौन कौन से हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सभी मंत्री राहत शिविरों, बांधों और जलमग्न गांवों का दौरा कर रहे हैं। कई मंत्री तो रात भी वहीं बिता रहे हैं, ताकि सुबह से ही राहत कार्यों की निगरानी कर सके। राहत आयुक्त भानुचंद्र गोस्वामी के अनुसार राहत कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। 493 नावों और मोटर बोट्स की मदद से राहत सामग्री बांटी जा रही है। अब तक 6,536 खाद्यान्न पैकेट और 76,632 लंच पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। 905 राहत शिविरों में 11,248 लोग शरण लिए हुए। इन शिविरों में भोजन, पानी, बिजली, शौचालय और चिकित्सा जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं। 757 मेडिकल टीमें लगातार स्वास्थ्य जांच कर रही हैं। बाढ़ से प्रभावित 2,759 मवेशियों को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और उनके लिए 500 क्विंटल भूसा वितरित किया गया है।
बाढ़ पीड़ितों के लिए 29 लंगर चलाए जा रहे हैं जो उन्हें गर्म और पौष्टिक भोजन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री का साफ संदेश है कि इस आपदा में कोई भी व्यक्ति मदद से वंचित नहीं रहना चाहिए और राहत कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाढ़ का पानी उतरने के बाद भी चुनौतियां खत्म नहीं होती। बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए मकानों का सर्वे कराना और प्रभावितों को आवास योजना और जमीन के पट्टे देना एक बड़ा काम है, जिसके निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। इसके अलावा बाढ़ के बाद आने वाली बीमारियों से बचाव के लिए भी तैयारी की जा रही है, जिसके लिए 1.29 लाख से ज्यादा क्लोरीन टैबलेट वितरित किए गए हैं। यूपी सरकार का यह कदम दिखाता है कि वह इस संकट से निपटने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मंत्रियों का सीधे मैदान पर उतरना न सिर्फ राहत कार्यों में तेजी लाएगा, बल्कि प्रभावित लोगों में भी विश्वास जगाएगा कि सरकार उनके साथ खड़ी है। आप देख रहे थे आईना सच का। मैं प्रतीक्षा वर्मा आपसे विदा लेती हूँ और हमारी मुलाकात होगी कल फिर। आईना सच का एक बार फिर हमें ये याद दिलाता है, रिश्ते धागों से नहीं विश्वास से बंधे होते हैं। धागे टूट सकते हैं पर विश्वास कभी नहीं टूटता। नमस्कार।